बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जी कंपनी लॉ को शुरू किया था और कल डिसाइड भी किया था कि आप लोग जो है आई कैप की बुक को अटैच कर लें ताकि साथ साथ हम याद करना शुरू करें। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी को अंडरस्टैंड किया और हमने उसको 4 डिफरेंट एंगल से देखा कि लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी कैसे बिहेव करेगी, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर कैसे बिहेव करेंगे, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर जनरली कैसे बिहेव करेंगे, और एक स्पेशल केस में कि अगर कोई अनपेड अमाउंट है तो लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये सारा काम हम कल करके गए। फिर हमने एक बॉडी कॉरपोरेट के ऊपर हमने एक छोटी सी बात की कि बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन क्या है। तो हमारे जहन में फ़ौरन ये लफ्ज़ आती क्या जहन में आना चाहिए कि 3 चीज़ें हैं जो बॉडी कॉरपोरेट है। नंबर 1 वो तमाम कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 या कंपनी लॉ। नंबर 2 फॉरेन कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, वो तमाम इदारे क्या हैं, बॉडी कॉरपोरेट हैं। और फिर तीसरी बात आ गई बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉरपोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट, कि कोई कानून बने उसमें कोई इदारा उस कानून के तहत बन रहा हो तो उस स्टैट्यूट में लिख दिया जाए कि ये इदारा बॉडी कॉरपोरेट होगा। और इसकी हमने एग्जांपल ली, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आई कैप, इस तरह के इदारे इसकी एग्जांपल्स भी हैं। फिर हमने कहा कि बट डज नॉट इंक्लूड, एक तो हमने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी बॉडी कॉरपोरेट नहीं होगी, और अगर कोई इदारा बने और उसका फेडरल मिनिस्टर उसको कह दे कि ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं है तो ऑब्वियसली वो भी नहीं होगी। ये सारा काम हमने कर लिया। फिर हमने कंपनी की टाइप को आइडेंटिफाई करना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी और फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। जब हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेयर देखा तो हमने कहा जी 2 तरह की कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरी पब्लिक कंपनी। हमने कहा अच्छा जी प्राइवेट कंपनी, अभी एग्जाम में आने वाले छोटे छोटे सवाल आना शुरू हो गए कि व्हाट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। तो फिर हमें जब डिफाइन करना पड़ेगा तो 3 बातें, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, नंबर 1, लिमिट मेंबर्स टू 50, नंबर 3, प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, आप जनरल पब्लिक को नहीं कह सकते आप हमारे शेयर खरीदें। तो ये प्राइवेट कंपनी होगी। फिर प्राइवेट कंपनी 2 तरह की आ गई, एक एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर देन सिंगल मेंबर। पब्लिक कंपनी को फिर हमने डिफाइन किया, उसका रिवर्सल लिखकर हमने डिफाइन किया। लॉ ने तो कहा था पब्लिक कंपनी क्या है, कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन जब हमारे से एग्जामिनर पूछेगा तो हम इन 3 बातों का रिवर्सल लिख कर आया करेंगे ताकि मार्क्स लेने हमारे लिए आसान हो जाए। फिर हमने कहा कि यार ये भी 2 तरह की कंपनीज हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कौन सी हैं, विच कैन ऑफर बट नॉट येट ऑफर्ड, और लिस्टेड कौन सी हैं, कैन ऑफर्ड एंड हैज ऑफर्ड। अच्छा जी, फिर हमने इस सारी बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी किया और यहाँ वो 3 का फिर रिवर्सल लिख भी दिया ताकि आपको अगर ना बनाना आ रहा हो तो फिर आप यहाँ से उसको कैप्चर कर सकें। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। फिर हमने इसको एक्सप्लोर किया, कल तीनों कंपनीज को हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, फिर आगे चले और फिर कंट्रोल की बेसिस पर भी हमने थोड़ी सी बातें करनी थी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये 2 यहाँ चैप्टर में डिस्कस हो रही हैं, एसोसिएट आगे जाकर एक चैप्टर में डिस्कस होगी, लेकिन कल हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको देख लिया था कि बहरहाल में से एसोसिएट कंपनी किसको कह रहे हैं। यहाँ तक का काम हम कर गए थे, ये सारा काम हमने कल कर लिया था और नाम के एतबार से भी यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ऐसे ही था जी। अब आज चलते हैं कि और फर्दर काम कैसे होगा, लेकिन एक दफ़ा ज़रा आई कैप की बुक ओपन करते हैं और देखते हैं कि आपने चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। साथ साथ एक बुक मुझे दीजिए, और कहाँ से हमने किस तरह से याद कर रहे होंगे, किस तरह से चीज़ें चल रही होंगी। तो एक्चुअली इस वक्त हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इस वक्त हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन।
पहले तो वही जो कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे कि जी मैनेज बाय डायरेक्टर है, लाइबिलिटी टू ये वो चीज़ें आना शुरू हो गई। हु कैन ओन शेयर, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, ये सारी बातें आ गई। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी जैसे अभी हमने डिस्कस किया। फिर लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, पेज 3। इसी तरह सारी चीज़ें आती जा रही हैं वन बाय वन। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर, यही गुफ्तगू हम सारी कर रहे हैं, यही सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं। तो यकीनन अगर आप रोज़ाना का काम ऐसे जाकर रोज़ाना कर लेंगे और आप जब इस किताब को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं है कि जो आपको कहीं लैंग्वेज का बैरियर आ रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। पर्टिकुलरली कंपनी लॉ के अंदर लैंग्वेज बैरियर भी उस तरह से नहीं आता, लीगल लैंग्वेज उस तरह से नहीं आती जिस तरह से रिलेटिवली कॉन्ट्रैक्ट में और उधर आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ आपको वो वाली फीलिंग भी बिल्कुल भी इस्टेब्लिश नहीं हो रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया कि लर्निंग आउटकम 2 आ गया हमारा, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन आ गई, बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन आ गई, एनालिसिस थोड़ा सा उसका आ गया। तो ये इसी तरह से अब आप इस सारे काम को देखते हुए चल रहे हैं, इसी तरह से हम इसको लेकर चल रहे हैं। फिर यहाँ कुछ एक दो डेफिनेशन अभी और लिखी हुई हैं जिन्हें हम थोड़ा सा आगे जाकर टेकअप करेंगे। हम क्योंकि कंपनी की डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने उसकी जो SCCP और उससे रिलेटेड बातें हैं वो पहले कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि कंपनी बनाना करना ये सारा काम क्या हो रहा है। तो इधर वापस आ गए जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम। जैसे ही आप कंपनी बनाने का इरादा करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है, जो लोग कंपनी बनाने जा रहे हैं ना, मसलन आप 5 लोगों ने डिसाइड किया कि हम कंपनी बना लेते हैं, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, ठीक है। आप 5 लोगों का नाम इस वक्त क्या होगा किताबों में, लॉ की लैंग्वेज में, प्रमोटर्स। प्रमोटर अप्लाई फॉर नेम रजिस्ट्रेशन फॉर 60 डेज। आप SCCP की वेबसाइट पर जाएंगे, उन्होंने वहीं एक सर्च इंजन बनाया हुआ है। आप अपना नाम जो कंपनी का रखना चाह रहे हैं वो नेम उसके अंदर डाल के सबसे पहले सर्च करेंगे क्या ये नाम अवेलेबल है। अगर वो नाम अवेलेबल है तो उसकी एक छोटी सी फ़ीस होगी, वो फ़ीस जमा करवा के इसका चालान साथ लगा के आप नेम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। इदारा SCCP 60 दिन तक इंतज़ार करेगा कि आप इस नाम की कंपनी बनाकर रजिस्टर्ड करवा लें। बात समझ आ रही? इस नाम की कंपनी बनाकर रजिस्टर्ड करवा लें, ऐड करवा लें। अच्छा जी। नंबर 2, अप्लाई टू कमीशन विद इन 30 डेज इफ रिफ्यूज। अगर आपने एक नाम रखा, अप्लाई किया, SCCP ने रिफ्यूजल दे दी कि ये नाम नहीं आपको मिल सकता, रजिस्ट्रार को आपने, SCCP के अंदर 2 इदारे हमारे चल रहे होंगे, एक यानी इदारे से मुराद है 2 लोगों से, SCCP ये ज़रा हायर अथॉरिटी का बात हो रही, एक इदारा रजिस्ट्रार। टैक्स पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने पहले, अक्सर बच्चों ज़ाहिर कैप 7 में, ज़रा वहीं से हेल्प ले लेते हैं। एक लफ्ज़ हम बोलते थे कमिश्नर, ठीक है, एक लफ्ज़ बोलते थे बोर्ड या FBR। FBR हायर अथॉरिटी थी, कमिश्नर लोअर अथॉरिटी थी। कमिश्नर आपका डायरेक्ट वो ऑफिसर था जिसके अंडर आप उस वक्त सारा काम करवा रहे थे। ऐसे ही SCCP में रजिस्ट्रार होता है, कंपनी रजिस्ट्रार इज जस्ट लाइक कमिश्नर। और जब हम SCCP बोलेंगे या कमीशन बोलेंगे तो इसका मतलब SCCP होगा, ये हायर अथॉरिटी होगी। तो आपने अप्लाई किसको किया था? रजिस्ट्रार को। और अगर रजिस्ट्रार ने ये काम नहीं किया आपका तो फिर आप उससे हायर अथॉरिटी में जाएंगे, अप्लाई टू कमीशन विद इन 30 डेज इफ रिफ्यूज। अगर इसने रिफ्यूज़ल कर दिया है तो फिर जाहिर है आपको कोई इख्तियार होगा ना इससे हायर अथॉरिटी पर जाकर अपने ऑर्डर को अपनी फेवर में करवाने का। जैसे उधर इनकम टैक्स में आपने पढ़ा था कि अगर आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाना चाहते हैं तो कमीशन को अप्लाई कर दें, कमिश्नर को अप्लाई कर दें। लेकिन अगर कमिश्नर अलाउ ना करे तो बोर्ड के पास चले जाएं। बिल्कुल ऐसी था ना, तो बिल्कुल वैसी ही प्रोविज़न है, कोई
अलग से बात नहीं। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट साइंड बाय सब्सक्राइबर। अच्छा जी, अब कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका जिक्र हम इशारतन किनारतन कर रहे थे, इसीलिए हम जंप करके कुछ और डेफिनेशन से पहले इधर आ गए ताकि कंपनी की हमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना शुरू हो कि कंपनी क्या होती है, ये कैसे बनेगी, किस तरह चलेगी। तो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट आ गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ, दूसरा आ गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा आ गया डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस। ये 3 डॉक्यूमेंट हमारे जब हम एससीसीपी के पास जा रहे होते हैं ना, अभी हम हमारे सिलेबस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ एक अंडरटेकिंग है कि जनाब मैंने जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे ऊपर अप्लाई होते थे मैंने उनका कंप्लाइंस किया हुआ है, ठीक है ना। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस का ये मतलब है। इफ लीगल रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट इसकी हैं, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट इसकी हैं, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट इसकी हैं, कंपनी विल बी रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार। इसका मतलब है कंपनी को कौन रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रार रजिस्टर करता है। अगर आपने पहले नेम अप्लाई किया, फिर बाकी लीगल रिक्वायरमेंट आई, फिर वो रिक्वायरमेंट आई, फिर वो रिक्वायरमेंट आई, फिर कंपनी आपकी क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। कंपनी विल बी रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड टू मेंबर्स। अब यहाँ से एक बात तो हमने ये अंडरस्टैंड करनी है कि इन्होंने तो हमारा नाम ही कोई डिसाइड नहीं हो रहा हम कौन है। जब आप कंपनी बनाने का इरादा कर रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे, नाम रख रहे थे, तो लॉ ने आपको नाम दिया प्रमोटर्स। फिर आपने नाम शाम डिसाइड कर लिया, अब डॉक्यूमेंट्स बने, उनको आपने फिल किया, उसके अंदर आपने अपनी चीज़ें दी, अब आपका नाम आ गया सब्सक्राइबर। फिर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई और एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया रजिस्ट्रार की तरफ से। नाउ एंड ऑनवर्ड आप बन गए हैं मेंबर्स। इसका मतलब है 3 स्टेजेस पर लॉ आपको डिफरेंट नाम से बुला रहा है। हालांकि ये प्रमोटर भी अल्टीमेटली क्या बन गए हैं, प्रमोटर ही अल्टीमेटली क्या बने थे, सब्सक्राइबर बने थे। लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में किस फेज पर खड़ी है, लॉ आपको उस तरह से नाम आपका लेकर चल रहा है, ठीक है। जब अभी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, नाम वगैरह रख रहे हैं, तो लॉ क्या कह रहा है आपको, प्रमोटर है। जब आपने डॉक्यूमेंट्स बनाकर जमा करवा दिए हैं, अब असल में आपने डॉक्यूमेंट में आपके नाम आ गए हैं, इसका मतलब है आपने डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइब कर दिया, फिल कर दिए हैं, इसलिए लॉ ने आपको क्या कह दिया। और जैसे ही आप कंपनी बन गई है, नाउ यू आर द मेंबर, ऑनर, शेयर होल्डर। अब ये नाम इस्तेमाल हो सकते हैं हमारे लिए। अच्छा जी, इफ डॉक्यूमेंट आर डिफेक्टिव, आपने ये कोई चीज़ दी है, अगर तो ये सब कुछ ठीक था तो ये प्रोसेस हो गया आपके लिए, रजिस्ट्रार ने आपको रजिस्टर किया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर दिया, आगे चल पड़े। लेकिन इफ डॉक्यूमेंट्स आर डिफेक्टिव, कंपनी कैन सबमिट रिवाइज डॉक्यूमेंट। जाहिर है आपको डेफिशिएंसीज बताई जाएंगी कि यार फलां चीज़ आपने जमा करानी थी, ये ठीक नहीं है, इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये थी। कमिश्नर बताएगा आपको, वो रजिस्ट्रार बताएगा आपको, ठीक है ना। आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दीजिए। और कंपनी कैन फाइल अपील टू कमीशन विद इन 30 डेज। ये क्या आप कहते हैं नहीं यार सब कुछ ठीक है, ये आप गलत कह रहे हो। अब किसी भी इदारे के किसी बंदे की गलती का मेरे पास रेमेडी क्या है, अपील करना, अदालत में जाना। लेकिन अभी अपील कहाँ जा रही है, अपील टू कमीशन, यानी उससे हायर अथॉरिटी के पास जा रही है कि जनाब ये बात ये कह रहे हैं, ऐसा है नहीं है, मैं लीगली ठीक हूँ, तो आप कमीशन के पास चले गए। लेकिन जब भी हम अदालत में जाते हैं तो अमूमन लॉ में, आपने उधर इनकम टैक्स में भी ये बात पढ़ी थी कि अपील फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है, ठीक है ना। हम जब भी कंपनी लॉ पढ़ रहे होंगे ना, यहाँ बहुत सारी टाइम लिमिट्स आएंगी पूरे कंपनी लॉ के अंदर, वक्तन फवक्तन, ठीक है।
अब इनको याद रखना एक काम होगा, जिसको मैं थोड़ा सा जैसे सिलेबस आगे चलेगा आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिसमें पूरे हमारे इस पेपर की जहाँ जहाँ डेज का जिक्र आ रहा है वो एक समरी बनी हुई होगी, तो वहाँ से रिवाइज किया करेंगे, रिट्रीव किया करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा जहन मेमोरी का रह जाएगा। कोई बातें 30 दिन लिखी है, कहीं 30 डेज लिखी हैं, कहीं 14 डेज लिखे हैं, कहीं 21 लिखे हैं, कहीं 7 लिखे हैं। अब इसको याद करना एक थोड़ा सा ट्रिकी काम है, जाहिर है अगेन एंड अगेन रिवाइज करके हम इस काम को कर सकते हैं। तो वो मैंने एक समरी बनाई हुई है, जैसे ही सिलेबस थोड़ा आगे चलेगा तो फिर आपको देंगे वो कि यहाँ से आपने इसको याद रखना। तो सबसे पहली बात तो आ गई, क्योंकि एमसीक्यूज का भी सामना है ना जी हमें, सबसे पहले आ गया जी अगर एसईसीपी में नेम रजिस्टर्ड हुआ है तो कितने दिन तक हमारा इख्तियार है, 60 डेज तक। और अगर हमने नेम रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है और हमें वो रजिस्ट्रेशन एलोकेट नहीं हो रही तो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। किसको, कमीशन को। कितने दिन में, 30 डेज। हमने नाम हमें मिल गया था, हमने मेमोरेंडम जमा करा दिया, आर्टिकल जमा करा दिया, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस जमा करा दिया, तीनों चीज़ें जमा करा दी। कमिश्नर की तरफ से, वो रजिस्ट्रार की तरफ से हमें कोई डेफिशिएंसीज की लिस्ट आ गई है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या डेफिशिएंसी को रिवाइज कर दें, रिमूव कर दें, दोबारा डॉक्यूमेंट जमा करा दें ताकि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए, या अगर हमें लगता है नहीं नहीं हम ठीक कह रहे हैं, ये बंदा हमें गलत कह रहा है, ऐसा नहीं है, लॉ ये नहीं कह रहा, तो फिर हमारे पास अगेन दोबारा ऑप्शन आ गई है कि विद इन 30 डेज कहाँ चले जाएं, कमीशन के पास चले जाएं। तो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के पीछे कुछ थोड़ा सा ये प्रोसेस हो रहा है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ है, क्या इशू कर देगा हमें, कंपनी विल बी रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार और कंपनी कैन सबमिट, अच्छा नहीं यही लिखा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशू, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जब हमें वो लेटर मिला, कहीं करीब है तो मैं आपको पहले दिखाता हुआ ले आऊं, नहीं अच्छा ज़्यादा दूर है, चलिए हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, आगे डिटेल में जाएंगे तो वहाँ आएगा, उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। नंबर 1, बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आज के बाद हमारी कंपनी क्या बन गई है, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट बनने का मीनिंग हम समझ आए हैं कि हम सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, हम अपने नाम से एसेट खरीद सकते हैं, सारी लाइबिलिटीज कंपनी के नाम पर हैं, कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट खुल सकता है, कंपनी की कॉमन सील हो सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट के हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़कर आए, इसका मतलब है वो सारा कुछ मिल गया। यहीं लिखा भी हुआ है परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, यानी अब इस इदारे की जो लाइफ है वो परपेचुअल हो गई है, लोग आते जाते रहेंगे, ऑनर आते जाते रहेंगे, शेयर होल्डर आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी जब तक हम लिक्विडेट नहीं करेंगे जब तक इसी तरह चलेगी। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, जो डॉक्यूमेंट में जिन लोगों का नाम गया था वो क्या थे, सब्सक्राइबर, और एंड में क्या बन गए हैं, मेंबर। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर एज स्टेटेड इन द कनेक्टिंग विद एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर। क्या मतलब, यानी रजिस्टर्ड ऑफिस, हमने आगे डिटेल आ रही है इसी चैप्टर में कि हमने अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस बताना है, वो कौन सा होगा, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। स्टेटस नाम के साथ ही आ रहा होगा, वो भी जाहिर है जो वहाँ। इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कल हमने पढ़ा था कंपनी जो गारंटी लिमिटेड है उसमें हमने बात पढ़ी थी कि उसका शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसीलिए लिखा इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम होल्डर ऑफ द इनिशियल शेयर। क्या मतलब, जो सब्सक्राइबर थे इन्होंने ही इनिशियल शेयर खरीदने हैं ना, जनरल पब्लिक के पास तो बाद में जाएंगे, पहले तो हमने कंपनी बनाई है, इसलिए वो कह रहे हैं
कि जो सब्सक्राइबर थे वही क्या बन गए हैं, इनिशियल शेयर होल्डर बन गए हैं। लेकिन अगर कंपनी गारंटी लिमिटेड थी और शेयर कैपिटल नहीं था तो फिर तो जाहिर है कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, किसी ने भी नहीं शेयर खरीदे। द पर्सन नेम इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज प्रपोज्ड डायरेक्टर आर डीम टू हैव बीन अपॉइंटेड टू दैट ऑफिस। जब हम ये डॉक्यूमेंट बना रहे थे ना, कौन से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर हमने प्रपोज किया था कि ये जो कंपनी हम बनाने जा रहे हैं ना, इस कंपनी के पहली मर्तबा शुरू के दिनों में कौन लोग डायरेक्टर होंगे, प्रपोज्ड डायरेक्टर, उनका नाम हमने लिखा हुआ था वहां पे। ठीक है, वो कह रहा है कि जो आपने प्रपोज किए हुए थे ना, यही लोग डायरेक्टर अपॉइंट हो गए हैं पहली दफा के लिए। लेकिन ये हम डायरेक्टर के चैप्टर में पढ़ेंगे ये कब तक के लिए अपॉइंट हो गए हैं, आइंदा डायरेक्टर कैसे अपॉइंट हुआ करेंगे, क्या हमेशा प्रपोज ही होंगे, तो पता चलेगा नहीं नहीं, डायरेक्टर के इलेक्शन करेंगे हम, जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैं ये इलेक्शन किया करेंगे। और ये जो पहले वाले डायरेक्टर हैं ये कब तक डायरेक्टर रह सकते हैं, तो लॉ सारा इन चीज़ों को डिफाइन कर देगा। लेकिन कंपनी के आगाज़ के लिए हमने जो प्रमोटर थे, जो वहीं प्रपोज डायरेक्टर थे, उनको डायरेक्टर बना दिया ताकि ये कंपनी काम शुरू करे, फिर आगे जाकर अपनी स्ट्रीमलाइन कर लेगी ऑपरेशंस को। जैसे ही हमें इन कॉरपोरेशन सर्टिफिकेट मिला तो हमारी कंपनी में ये 6 बातें इंसर्ट हो गई हैं, ये 6 बातें सेटल्ड हो गई हैं। नंबर 1, कंपनी क्या बन गई है, बॉडी कॉरपोरेट बन गई है, मीन कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है। नंबर 2, अगरचे ये इसी की बात है, उसकी एक्सप्लेनेशन ही है, कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन हो गई है और कॉमन सील आ गई। जो सब्सक्राइबर थे वो क्या बन गए हैं, और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जो वहां लिखा हुआ है वो है, आइंदा चेंज करेंगे तो चेंज हो जाया करेगा। अच्छा जी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, अभी ये इंट्रोडक्शन आ रहा है सारे पहले चैप्टर में। फिर इन सब बातों पर ये जो इस मेमोरेंडम को हमने बड़ी तफसील से पढ़ना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पूरी डिटेल से पढ़ना है। ये इस चैप्टर में थोड़ा सा ऐसे गुजरते हुए हम सिर्फ गुजर कर जा रहे हैं। जी वही जो जब हमने कल नाम ये जब हम कल नाम डिस्कस कर रहे थे ना, तो यहाँ आ रहा था स्टेटस ये। ठीक है ना, ताकि देखने वाले को फौरन से पता चले कि कौन सी कंपनी है, किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात आएगी, इवन नेम अवेलेबिलिटी के ऊपर से डिटेल से बात आएगी। चैप्टर 1 जरा थोड़ा सा इंट्रो है, फिर 2 से ऑनवर्ड डिटेल आनी शुरू होगी। फिर वो कहता है कि कुछ इदारे हैं विच आर नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, इट रिक्वायर लाइसेंस फ्रॉम कमीशन। अगर कोई इदारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करना चाहता है और वो अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड भी करना चाहता है, जाहिर है कंपनी कौन बनाना चाहता है, जो लाइबिलिटी को लिमिट करना चाह रहा है। तो कह रहा है कि फिर उसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, किससे, कमीशन से। ये जब से लॉ एंड ऑर्डर मुल्क का चेंज हुआ, हमारे ऊपर वॉर ऑन टेररिस्ट के बात लगी, FATF आ गया, उसके बाद ये काम आजकल करवाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब प्रमोशन, अच्छा वो कहते हैं जी कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस क्या है, आप क्या काम करना चाह रहे हो। नंबर 1, फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, एजुकेशन, रिलीजन, स्पोर्ट, हेल्थ, चैरिटी, इन सारों को इकट्ठा करें तो कोई सोशल कॉज कह सकते हैं, सारे को इकट्ठा करें तो कोई सोशल कॉज होनी चाहिए आपके लिए। मतलब शौकत खानम के पास ये स्टेटस अवेलेबल है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो जाहिर है उसने क्या कहा होगा, जाकर हेल्थ के लिए काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, लम्स के पास यही स्टेटस है नॉट फॉर प्रॉफिट का, तो उसने क्या कहा होगा, एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं। बहुत सारे दीनी इदारों के पास ये स्टेटस है, तो उन्होंने जाके क्या बताया होगा कि हम रिलीजन के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन वो दौर आसान था, वो ये काम आसानी से हो जाता था, आजकल ज़रा मुश्किल है। प्रोहिबिट डिविडेंड टू
मेंबर। असल में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। नॉर्मली हमारे ध्यान में क्या ख्याल आता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो प्रॉफिट नहीं कमाएंगी। हमारे जहन में जनरली आता है कि ये कौन से इदारे होंगे? चैरिटी इंस्टीट्यूट्स होंगे। नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है, बल्कि लीगल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। मसलन ऐसे हो सकता है कि कोई नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो और वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है, मसलन ईदी फाउंडेशन या और बहुत सारे थोड़े रिलीजियस इदारे और बहुत सारे इदारे आपको नज़र आएंगे जो अपनी सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? डोनेशन से। लोग चैरिटीज़ देंगे, डोनेशन देंगे, सदकात देंगे, एहतियात देंगे। अब रमज़ान आएगा तो बहुत सारे इदारों के बैनर लगेंगे कि जनाब ज़कात हमें दे दें, सहारा फाउंडेशन, फला फला फला। बिकॉज इनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, ये अपने कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट एंटरटेन करते हैं। अच्छा, ये वाली बात हमें फ़ौरन समझ आती है, कौन सा इदारा है? नॉट फॉर प्रॉफिट। कुर्बानी की खालें दें, चैरिटी दें, डोनेशन दें, ये सारे इदारे आपको नजर। एक इदारा है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बनाने वालों ने, प्रमोटर ने सोचा कि यार हमने इस काम के लिए काम करना है, कोई साइंटिफिक रीज़न है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, चैरिटी है, एजुकेशन है, किसी भी काम के लिए काम। लेकिन वो कहते हैं यार हम इदारा तो बनाने लगे, लेकिन हमने लोगों से चंदा नहीं मांगना, ज़कात नहीं मांगनी, अतियात नहीं मांगने, हम सारे बड़े बड़े लोग हैं, हम खुद पैसे डालते हैं, हमारे ताल्लुकात भी ज़्यादा हैं, हम अपना इन्फ्लुएंस भी यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट से कोई ज़मीन शमीन अलॉट करवा लेते हैं, हम खुद पैसे डालते हैं, 1-1, 2-2 करोड़ या अरब, जैसा आपका प्रोफाइल है, और हम एक इदारा खड़ा कर देते हैं। फिर आइंदा ये इदारा कैसे चलेगा? अगर ये इदारा पैसे कमाया करेगा, प्रॉफिट कमाएगा और उस प्रॉफिट से ये इदारा चला करेगा। हाँ, हम जो इदारा बना रहे हैं ना, हम इसमें से कोई पैसा नहीं निकालेंगे कभी भी ज़िंदगी में। ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लम्स इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। कभी आपने देखा बैनर लगाओ रमज़ान में, इस दफ़ा ज़कात लम्स को दें, कुर्बानी की खालों में लम्स को भी याद रखें? कभी देखा आपने? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? वो इदारा जब बना था उसकी बुनियाद ही यही थी कि नहीं, हम एक मरतबा पैसा लगा देंगे। बड़े बड़े जो हमारे मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इस इदारे को बनाया था शुरू में, उन्होंने खुद पैसे डाले, क्योंकि गवर्नमेंट्स में भी यही लोग बैठे होते, उन्होंने लैंड गवर्नमेंट से ले ली और एक इदारा बना दिया। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में शायद सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लम्स कमा रहा होगा। देन वाई इट इज़ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ड्यू टू दिस थिंग, प्रोहिबिट डिविडेंड टू मेंबर। जो भी प्रॉफिट होगा ये मेंबर नहीं घर लेकर जा सकते, इसके ऊपर लीगली रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की असल रूल ये है कि ऑनर्स, यहाँ हम इसको ऑनर नहीं बोलते, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बोलते हैं टेक्निकल लफ्ज़ में, इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो प्रॉफिट होगा वो घर नहीं लेकर जा सकते। राइज में, राइज इज अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ प्रॉफिट होगा तो ये डिविडेंड की शक्ल में मेंबर्स घर लेकर जा सकते हैं, लेकिन लम्स में होगा तो घर लेकर नहीं जा सकते। ICAP इज अनदर एग्जांपल। ICAP इज आल्सो अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब नहीं ICAP को प्रॉफिट नहीं होगा, ICAP को बहुत प्रॉफिट होगा। हमारे पास रिजर्व भी मौजूद हैं, उसमें से हम बच्चों को ये जो एंडोवमेंट फंड और ये जो आपको मिल रहे होते हैं, ये भी वहाँ से मिल रहे हैं। अभी लाहौर में हम बहुत बड़ा अपना वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे हैं तो लगा रहे हैं, अरबों रुपए के फंड्स अवेलेबल है, लेकिन उस फंड को मैं एज अ डिविडेंड नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि ICAP का तो मैं हूँ, मेंबर मैं हूँ। कल हमने पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट में, ये जो लोग मेंबर हैं, दे आर द मेंबर। हाँ, हम कहें जी हम एक डिविडेंड अनाउंस करते हैं कि तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट को इससे पैसे मिलेंगे, नहीं 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 नहीं, लीगली ये नहीं हम कर सकते। और एक इनके दरमियान ये दो एक्सट्रीम आ गई। एक इदारा बना, उसने कहा जी हम हमेशा ही चैरिटी लेंगे, ईदी फाउंडेशन और बहुत सारे इदारे इसकी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक इदारा बना जी हम कभी भी चैरिटी नहीं लेंगे, लम्स, ICAP, इस तरह की इदारे एग्जाम्पल हैं। एक इसके दरमियान में इदारे आएंगे,
वो कहेंगे यार अगर पैसे मिलेंगे तो ले लेंगे भाई, चैरिटी भी लेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, दोनों के मिक्सचर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होंगे। शौकत खानम इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। चैरिटी भी ले रहे हैं, खाले भी ले रहे हैं, ज़कात भी ले रहे हैं। शौकत खानम में अगर कोई अमीर आदमी जा रहा है उसका इलाज करके उससे पैसे कमा भी रहे हैं। शौकत खानम का डायग्नोस्टिक सेंटर पूरी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, सबसे महंगा काम कर रहे हैं, इसका मतलब है प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन वो प्रॉफिट डिविडेंड की शक्ल में घर नहीं जा सकता। हाँ, प्रॉफिट अर्न होगा, वो प्रॉफिट भी कहाँ खर्च हो जाएगा, शौकत खानम के ऊपर ही खर्च हो जाएगा। ऐसे 3 तरह से ये इदारे आपको नजर आएंगे। इन सबको हम क्या कह रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। असल में नॉन प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं, इस क्लास की वजह से कह रहे हैं, प्रोहिबिट डिविडेंड टू मेंबर। अब एमसीक्यूज में जब वो हमारे से पूछेगा कि जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, तो ये मतलब है विच प्रोहिबिट डिविडेंड टू मेंबर्स। और आपको पता है हमने ये लफ्ज़ सीख लिया था पहले ही, प्रोहिबिट का मतलब है कभी भी नहीं हो। अगर कहते हैं विच रिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब कोई कंडीशन लगी हुई है जी इतने फंड होंगे तो फिर दे सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं दे सकते। प्रोहिबिट डिविडेंड टू मेंबर। अप्लाई प्रॉफिट इन इट्स ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट होगा उससे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को ही स्ट्रेंथन करेंगे, नई लैंड खरीदेंगे, नया इक्विपमेंट खरीदेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करेंगे, जो भी करना चाहते हैं करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि ICAP अब नई बिल्डिंग बनाने जा रहा है, ये एक्सपेंशन हो रही है, अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं, डिविडेंड एज अ मेंबर हमारे पास नहीं आ सकता। ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज आर नॉट अगेंस्ट लॉ और नेशनल इंटरेस्ट। वो कहता है भाई आप एक इदारा तो बना रहे हो, पहले हमें बताओ क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। हमने देखना है SECP ने बैठकर इसको कि आप कोई ऐसा इदारा तो नहीं बना रहे जिसका क्या हो, अगेंस्ट लॉ, कानून उसकी इजाज़त ही ना देता हो, लॉ ही उसकी इजाज़त ना देता हो। लॉ के पास इख्तियार है ना वो किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दे। मसलन अब आप SECP पढ़ रहे हैं तो इसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ऐसे बहुत सारे काम जो दुनिया में, वो जो हमारी कंपनीज हैं, क्या उसको बोलते हैं, आप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे फिर 4 आएंगी, फिर आगे 4 चलेंगी, क्या कहते हैं उसको, MLN कंपनीज। हाँ जी, कुछ कंपनीज है ना वो कहती है आप हमारे से एक प्रोडक्ट खरीदें, फिर हम आपको फॉर्म देंगे, आप आगे 4 लोगों को रिकमेंड कर दें, वो खरीदेंगे, फिर वो आगे 4 को, फिर वो आगे 4 को। ये बहुत सारी कंपनीज इस तरह काम करती हैं, पूरी दुनिया में इस तरह काम हो रहा होता है। लेकिन SECP में ये कंपनी अलाउ नहीं है, किसी कंपनी को ऐसे बिजनेस करना अलाउ नहीं है। इसका मतलब है कोई इस तरह के बिजनेस की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनाई जा सकती, बिकॉज ये बिजनेस ही अलाउ नहीं है आपकी कंट्री के अंदर। इसी तरह से बिटकॉइन आ गया, अब कुछ कंट्रीज में अलाउ है, कुछ में अलाउ नहीं है। अगर अलाउ नहीं है तो वो इलीगल एक्टिविटी कहलाएगी, इसका मतलब है उससे रिलेटेड कंपनी फिर आप कोई नहीं बना सकेंगे जब तक अलाउ नहीं होता। फिर वो कहते हैं एक बात और भी है, लॉ ही नहीं, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो, ठीक है ना। मसलन कोई कंपनी ऐसी है जो ये कह, तो बज़ाहिर तो ये कह रही हो कि जनाब हम लोगों में जो है ना अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, लोगों की सोच पे काम कर रहे हैं, लेकिन पता चले कि नहीं वो सोच पे क्या काम कर रहे हैं, हमारे इदारों के, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटीज़ के इदारे हैं उनके खिलाफ लोगों को वर्गला रहे हैं। तो पता चलेगा कि नहीं नहीं भाई ये तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये तो हम आपको काम नहीं करने दे सकते, ठीक है ना। कानून में ऐसे ज़रूर लिखा हुआ है, हमारे इदारे इतने एक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन लॉ में ये बात लिखी हुई है कि ऐसा काम नहीं करवाया जा सकता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अमूमन ये पब्लिक की परसेप्शन को, पब्लिक के ख्यालात के ऊपर इसका बड़ा असर होता है। तो हमने देखना है कि ये किन ख्यालात को प्रमोट किया जा रहा है, हमारे कहीं कल्चर से तो नहीं टकरा रहे, हमारे कोई रिलीजियस नॉर्म से तो नहीं टकरा रहे, हमारे कोई नेशनल इंटरेस्ट से तो नहीं टकरा रहे। तो फिर हमारे इदारों को ये देखने का इख्तियार है। एडिशनल कंडीशन बाय कमीशन, कमीशन चाहे तो कुछ एडिशनल कंडीशन भी लगा दे कि ठीक है जी आप ये काम तो कर रहे हो, लेकिन आप पाकिस्तान से चंदा इकट्ठा कर सकते हो, इंटरनेशनली नहीं कर सकते। अगर हमें कहीं फियर आ रहा हो तो हम इस तरह की कंडीशन भी लगा सकते हैं, या कोई और भी जो भी उसको लगे वो इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शैल बी इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड अप्रूव्ड बाय कमीशन, कमीशन उसको अप्रूव करेगा, स्पेशल फॉर्म में होंगे, फिर हम अलाउ करेंगे। कितनी चीज़ें आगे जी,
1 2 3 4 5 6। अब ये क्योंकि आजकल के दौर में, वैसे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इतना खास वो नहीं है, लेकिन जो दौर चल रहा है, जिस दौर में हम रह रहे हैं, FATF की रिक्वायरमेंट आ रही हैं, फुला बात आ रही है, तो ये वाला टॉपिक फॉर नथिंग एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हुआ है। प्रीवियसली इसमें से पेपर नहीं आता होता था, लेकिन आजकल क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मुल्क में हालात वाक़यात इस तरह के हैं कि एग्जामिनर ये बात आपसे थोड़ी सी पूछ लेता है। तो ये नहीं सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हुआ है। जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं, जो इंटरनेशनली हमारे हालात हैं, उनकी वजह से ये थोड़ा सा क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट हुआ है। अच्छा जी, प्रिविलेजेस क्या है? नॉट टू ऐड वर्ड्स लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा जी शौकत खानम प्राइवेट लिमिटेड, ईदी फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड। इन इदारों को ये इख्तियार दिया गया है कि होंगी ये कंपनीज, स्टेटस इनका कंपनी है, वांट टू बी रजिस्टर्ड एज कंपनी, लेकिन इसको प्रिविलेज दिया जा रहा है कि अपने नाम के साथ ये वाले अल्फाज जो लॉ ने अटैच किए हैं ये ना लिखे। शौकत खानम लिखे खाली, ईदी लिखे खाली, सहारा ट्रस्ट लिखे खाली, या कोई इस तरह के नाम लिखे। लिमिटेड का लफ्ज़ इससे हमने रिमूव कर दिया। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी लिमिटेड, क्योंकि बनाई तो हमने कंपनी है ना, बन तो कंपनी गई है। टेक्निकली ये कंपनी है, लेकिन हमने इसके साथ से नाम यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया है, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। क्लियर होगी बात जी? तो जनाब ये एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट की आखिरी एक बात और थोड़ी सी कर ले, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। रेवोकेट करने का क्या मतलब होता है? कैंसिल कर देना, वापस कर देना, कैंसिल कर देना। कमीशन कैन रिवोक द लाइसेंस किन ग्राउंड पर? फेलियर टू कंप्लाई कंडीशन, वो जो कंडीशन लगाई थी हमने कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और कुछ स्पेशल एडिशनल कंडीशन भी लगाई जा सकती थी। जैसे एक कंडीशन ये लगी हुई थी, आप अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं दे सकते। अगर आपको लगे कि ये इसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहले उनका लाइसेंस रिवोक कर दें, कैंसिल कर दें। अफेयर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, वो कोई ऐसे काम कर रही है जो आप समझते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। जैसे वही हमारे कोई नेशनल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके ऊपर कोई कमेंट आ रहा है, या हमारे कोई रिलीजियस नॉर्म्स हैं उसके ऊपर आ रहा है, या कोई हमारे सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं और हमें लग रहा है कि यार ये बात ठीक नहीं है, तो फिर हम उसका लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। मसलन जैसे कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही, मैं अब एक एग्जांपल देने लगा हूँ ज़रा हालात से टच करके ताकि जहन में बातें आए। ये जो औरत मार्च हो रहा होता है हमारे यहाँ, एक है फीमेल्स के राइट्स के लिए कोई तहरीक चलाना, ये कानूनन बिल्कुल इजाज़त हो सकती है। एक है ऐसे स्लोगन्स के साथ उसको लेकर चलना जो हम समझें कि यार ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये हमारे कल्चरल नॉर्म से मैच नहीं करे, ये हमारे रिलीजियस नॉर्म से मैच नहीं करे, तो इस इदारे का लाइसेंस इस बुनियाद पर भी कैंसिल किया जा सकता है। हाँ, इदारे करेंगे कि नहीं करेंगे ये एक अलग बात है। फेल टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर्स, क्योंकि हमें देखना है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। वैसे कंपनीज ने भी ये सारा कुछ जमा करवाना है। अगर कंसेक्टिव 2 सालों तक ये चीज़ें जमा ना करवाई जाएं तो इनका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। एक्टेड अगेंस्ट लॉ नेशनल इंटरेस्ट, किसी लॉ की खिलाफ वर्जी में ये पाई जाएँ या नेशनल इंटरेस्ट की उसमें पाए जाएँ तो तब भी। नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस टू 3, 3 मेंबर होना ज़रूरी है, 4 होना ज़रूरी है। अगर 3 हो जाएं तो फिर ये इदारा खुद भी लाइसेंस इसका रिवोक हो। ये वही FATF, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में अगर ये इदारे इन्वॉल्व हो जाएं कि पता चले इनकी मदद से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है। ये आपको पता है दुनिया को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो यही वाला चैलेंज दरपेश है। आप देखें इतनी तेज़ी से हमें चेंजेस लानी पड़ रही हैं चीज़ों के अंदर, पर्टिकुलरली हमारे प्रोफेशन के अंदर, बिकॉज फाइनेंस के मैटर हमारा प्रोफेशन देख रहा है। आप देखें जो बी लॉ के अंदर नए लॉज क्यों पढ़ाने शुरू कर दिए एकदम से, इसीलिए पढ़ाने शुरू कर दें कि जब हमारे पास ये केसेस आने शुरू हुए ICAP लेवल पर,
कि मेंबर बेचारे को इल्म ही नहीं था कि ये लीगल रिक्वायरमेंट भी मेरे ऊपर अप्लाई हो रही है। दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं, तो हमें भी उसके साथ साथ चेंज होना है ना। जैसे हम ये कहते हैं कि एक सैलाब आया था पिछले 10 साल पहले टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर्स का। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास या दुनिया में प्रोफेशनल के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे। आईटी का एक सैलाब आया, इनकलाब आया इसने हमारे प्रोफेशन को ड्रास्टिकली चेंज करने की कोशिश की। अब 2 में से एक काम होना था, या तो आईटी के लोग अकाउंटेंसी सीख लेते ताकि वो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते, बाकी सारा काम हो सकता। आईटी के लोग तो आईटी पढ़ कर आए थे। एक ऑप्शन थी आईटी के लोग अकाउंटिंग पढ़कर हमें रिप्लेस कर देते। एक ऑप्शन थी हम बुनियादी आईटी सीखकर खुद ही फ्रंट पर आ जाएं आईटी में। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने, हम अकाउंटेंट ने दुनिया भर में अक्रॉस द ग्लोब ये सेकंड वाली ऑप्शन फॉरन अवेल की कि आप देखें ईआरपी सॉल्यूशन और फुला और ये सारा, इसकी मेजर कंसल्टेंसी कौन कर रही है? अकाउंटेंट कर रहे हैं। फर्गूसन कर रही है, फुला कर रही है, दिमाग कर रही है। हमने देखा कि यार अगर हम चेंज नहीं होंगे तो ये तो खा जाएगा हमें प्रोफेशन को। तो हमने फ़ौरन अडॉप्ट कर लिया। आप देखें अभी पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो कर लें जी, पीसीएससी कर लें और वो कर लें, और अब एकदम से टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट आना शुरू हो गई। बिकॉज अभी भी हमें लग रहा है कि मेंबर कुछ तो है ना, कुछ विजन हम मेंबर बनने के बाद हम खुद डिसीजन करते हैं, हम अपनी कंपनी में बैठ कर डिसीजन करते हैं। कुछ चीज़ें एज ए इंस्टीट्यूट हम बीज डालने शुरू करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि यार नहीं हालात चेंज हो रहे हैं, मुझे ये चीज़ें सीखनी है। तो इसी तरह से यहाँ भी यही बात आ रही है कि हर जगह पर ये चीज़ तो है कि कहीं किसी इदारे से टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, किसी कंपनी से टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, हमारा कोई बैंक तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा, हमारा कोई मेंबर तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा। तो हमें इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, कहीं इनके रूप में तो नहीं कहीं काम हो रहा। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर भी हम फौरी तौर पर क्या कर देंगे, इनके लाइसेंस को रिवोक कर देंगे। फेल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, अगर ये अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे तब भी। और नोटिस एंड हेयरिंग, यानी अगर हम एसईसीपी कोई नोटिस दे रही है और उसका जवाब नहीं दे रहे, हेयरिंग का मतलब होता है आपने बुलाया कि जनाब आप ये काम मेरे पास लेकर आइए और ये हेयरिंग में नहीं आ रहे, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, इनके लाइसेंसेस को रिवोक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे जहन में होना चाहिए कि यार कितनी ग्राउंड्स के ऊपर हम लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। तो देयर आर 9 ऑप्शंस जो कि एसईसीपी के पास हैं, जिसकी बेस पर वो क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। अगर किसी इदारे का लाइसेंस, बस कर दें, मेरा ख्याल ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, है ना, कि चले आगे? हाँ रुक जाते हैं, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, आइए ज़रा इसके ऊपर आइए। हमने अभी इसमें से कुछ डेफिनेशंस का एरिया है चैप्टर में से, और अच्छा जी, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें अभी हमारी इस चैप्टर में रह रही हैं, वो कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें, मेंबर्स और इस तरह की बातें इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसको टेकअप करेंगे। तो आई होप कि हम जो हैं इस वीक में इसको कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है ना। बल्कि थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है इन्होंने, नॉन प्रॉफिट को भी यहाँ से थोड़ा सा सेपरेट जगह पर ले गए हैं। आगे आ गया, खैर चलो।
आउटकम 4 में आपको नजर आएगा जी ये सारे का सारा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में, ठीक है ना, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ये सेक्शन 42 है, हमें सेक्शन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इस एक सेक्शन के। पूरे लॉ में, पूरे पेपर में आपको कहीं सेक्शन याद नहीं रखना है सिवाय इस एक सेक्शन के, सेक्शन 42, ठीक है ना। तो ये वैसे ही आसान बात है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ वही है कि ये एरिया, ये टेररिस्ट फंडिंग और इसकी वजह से सेंसिटिव हुआ है, तो हम आपस में भी जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार वो कंपनी आई हुई है 42 वाली। हम जैसे बिहेव कर रहे होते हैं हम अपने स्टूडेंट से वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे लीगली आईकैप के रूल्स के मुताबिक आपसे सेक्शन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि एक कंपनी जो सेक्शन 42 के तहत रजिस्टर्ड होगी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि 42 में नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी। कल मुलाकात होगी जी। कोशिश करनी है आपने इसी तरह बुक साथ लेकर आए ताकि हम साथ साथ इसको जो है अटैच कर लें और आप साथ साथ चीज़ों को याद भी करना शुरू कर दें। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। यहाँ से आगे चलें।